बजट नई तजावीज़, सेहत आमा, तालीम, मैशत, समाजी इस्तेकाम और कौमी तरक्की बड़ा चैलेंज। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान, आपकी पहचान पाकिस्तान में खुशामदीद। आज हम मुल्तान में सीनियर एडवाइज़र जिनके टैक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ा नाम, बड़ी शख्सियत, रिजवान अहमद साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। हम आपको पूरे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक की रहमत है सर। कायद के पाकिस्तान में नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? सर, कायद के पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अच्छा रहा है। सिर्फ बच्चों के अंदर और नई नस्ल के अंदर थोड़ी सी क़ुव्वत बर्दाश्त, तालीम, जज्बा हुब्बुल वतनी होना चाहिए। इंशाल्लाह उनके लिए मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। क्या आपको कायद के पाकिस्तान में अपनी पहचान नजर आती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तान में रहकर अपनी पहचान नहीं बना सकते। जी मेरे लिए आफ्टर एज ए बीइंग ए मुस्लिम जी, मेरी पहचान ही पाकिस्तानी है। बेशक। मेरे लिए मेरा ग्रीन कार्ड, मेरे लिए पाकिस्तानी होना एक फ़ख्र की बात है और मैं इस फ़ख्र के को इंजॉय भी करता हूँ और ये मेरे लिए बाइज़ इज़्ज़त भी है, बाइज़ फ़ख्र भी है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन के आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। सर, मेरा नाम रिजवान अहमद है और मेरा शोबा सर, शोबे की जब हम बाद में आएंगे, ताल्लुक़ कहाँ से रखते हैं? मुल्तान से है मेरा ताल्लुक़। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही पर फरमाएं। मेरी मैट्रिक भी मुल्तान से ही है, मेरी ग्रेजुएशन भी मुल्तान से है। उसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंसी की तरफ, मेरी आर्टिकल्स भी मुल्तान से ही हैं क्वालिफाई। कौन से सन की सर? मेरी ये 2000 इस वक्त 26 चल रहा था, 2020 की। ये जो किया आपने? नहीं, मेरे सीए आर्टिकल्स वगैरह, जी, सीए आर्टिकल्स जो हैं वो मेरी मुल्तान से ही हैं। राइट। और यहीं से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। 2016 के बाद जी, मेरी आर्टिकल 2016 में कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया और उसके बाद से अब तक मैं कंसल्टेंसी ही प्रोवाइड। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? सर, जब अच्छे उस्ताद थे तो अच्छे शागिर्द बेशक पैदा हो रहे थे। अब हम लोगों ने उस्ताद का दर्जा एआई को दे दिया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दे दिया है या ऑनलाइन सिस्टम को दे दिया। जी, तो उस्ताद की वो वक़्त, वो अहमियत, वो एहतराम, वो जज्बा बच्चों के नज़र से गिर गया। हमें अच्छी तरीके से याद है, बड़े बूढ़ों की कहावत हुआ करती थी कि जी बच्चा हमने आपके सुपुर्द कर दिया, आप जाने और आपके स्टूडेंट्स जाने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये स्लोगन आया कि मार नहीं प्यार, तब से बच्चों ने इसका कुछ गलत फायदा भी उठाया। असाज़ा का जो एहतराम, जो अदब, जो दबदबा था जी जी, हमारे वक्त के अंदर, अब वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा जी। और बच्चे कदरन उस लेवल पर अपने असाज़ा की इज्जत एहतराम नहीं करते जो कि पिछले दौर के शागिर्द वगैरह असाज़ा करते थे। तो उसकी सर, आप मानते हैं कि हमारा और आपका दौर तालीमी लिहाज से बड़ा अच्छा था? जी, इसके अंदर कोई दोराई नहीं है, कोई इसके अंदर अवहाम नहीं है, कोई इस तरह की इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। उस वक़्त तालीम का हसूल शागिर्द के लिए अवलीन हुआ करता था। तालीम के लिए शागिर्द एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते थे, ठीक है, और जो इल्म हासिल करते थे उसको अमली ज़िंदगी के अंदर भी अडॉप्ट करते थे। अब तालीम बज़रिए सिर्फ तालीम ही रह गई है जी। और अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ माश के हसूल के लिए तालीम हासिल की जाती है। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो वो सिर्फ इसलिए बन रहा है कि वो फ्यूचर के अंदर अच्छा कमा ले। कोई एडवोकेट है तो वो भी इसीलिए ही एडवोकेसी अडॉप्ट कर रहा है कि इन फ्यूचर उसको एक अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन उसकी बन जाए, ठीक है। तो मुख्तलिफ तबकात के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी अब प्रायोरिटीज चेंज हो गई। सर, सेहत, तालीम कौम का बुनियादी हक, बजट के मौके पर पॉलिसी मेकर सेहत, तालीम और कौम को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? सर, माजरत के साथ हमारे जो बजट मेकर हैं जी, या हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स वगैरह जिन्होंने इस बजट को या इससे पिछले बजट्स को बनाया,
उनके नज़र में इन तीनों चीज़ों की कोई वक़्त नहीं। जी। उनके बच्चे ना तो पाकिस्तान में तालीम हासिल करते हैं, इस वजह से शायद उनकी नज़र में तालीम का मेयार अच्छा होना या बुरा होना कोई वक़्त नहीं रखता। वो और उनकी फैमिलीज मेडिकल के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। पाकिस्तान में ना तो उनका इलाज होता है और ना ही वो अद्वियात को प्रेफर करते हैं, तो वो वक़्त भी ख़त्म हो गई। और सेहत के हवाले से ज़ाहिर सी बात है, जब आपको ये ना पता हो कि गरीब क्या चीज़ खा रहा है और उसके खाने के बाद उसके जिस्म के अंदर तवानाई पैदा हो रही है या साथ साथ बीमारियों की लपेट में भी आ रहा है। पाकिस्तान में प्राइवेट तालीम का राज, रट्टा सिस्टम, कमाई का दौर शुरू हो गया है। नई नस्ल का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? सर, तालीम के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट या सरकारी जी, दोनों लेवल के ऊपर जो तालीम दी जा रही है वो आप समझते हैं सर गैर तसल्ली सरकारी बख्श है। तालीम अभी मौजूद है? सर, सरकारी तालीम अगर सरकारी स्कूलों के अंदर अवेलेबल है जी। तो मेरे ख्याल में वो प्राइवेट के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है, जिसके अंदर कम से कम बच्चों को किताबों से रोशनास किया जाता है। बिल्कुल। प्राइवेट किताबों के अंदर और जो हमारी सरकारी निसाब तालीम है उसके अंदर बड़ा फ़र्क है। बच्चे को कम उम्री के अंदर उस लेवल तक लेके जाना जहाँ पर उसके न्यूरॉन्स वगैरह ही ज़ाइल हो जाए, तो ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा? आजकल देखने में आ रहा है तालीम को सजा, इम्तहान को इंतकाम और सवाल करने वाले जहन को दबाने की कोशिश की जा रही है। निज़ाम तालीम को कैसे फ़ायल बनाया जाए? तो देखिए, ये तो जो आपके तालीमी शोबाजात से वाबस्ता हायरार्की है उसको इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए जी। कि निसाब किस बच्चे को क्या पढ़ाना है, जी। छोटे बच्चों को क्या देना है और बड़े बच्चों को क्या देना है। मादरत के साथ हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं उनका सिर्फ फोकस ये होता है कि बच्चों को किसी भी किस्म से किसी भी तरह से, चाहे वो रट्टा हो चाहे वो बच्चा मेहनत करके एक चीज़ याद कर रहा है, सिर्फ किताबी निज़ाम के तौर पर उसको वो याद करवाया जाए। लेकिन स्कूल सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ तालीमी दस्तगाह होती है, वहाँ पर बच्चे को शऊर भी आना चाहिए, अदब भी आना चाहिए। आजकल के दौर के अंदर बच्चे जिस स्कूल के अंदर जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तरबियत के हवाले से भी बड़ा फुकदान पाया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजेस में और एजुकेशन में। तरबियत के इस फुकदान को कैसे दूर किया जाए? सर देखें, तरबियत वही कर सकता है ना जो जिसकी अपनी अच्छी तरबियत हुई है, ठीक है, और जिसको अदब दिया जाएगा वही अदब आगे बांटेगा, ठीक है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो हमारे कहावत ही रह गई है सर, ये कहावत अभी भी आज की दुनिया के अंदर कायम है और प्रैक्टिकली भी जब आप किसी का अदब करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। ये सिर्फ कहावतें इस वक्त डेडलाइंस पर नहीं है, ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी अडॉप्शन नहीं है। लोगों को, बच्चों को खासकर बड़ों का अदब करना सिखाया जाए। ये असाज़ा की जिम्मेदारी भी है और वालिदैन की जिम्मेदारी, बिल्कुल ठीक है। और बड़े जो हैं, असाज़ा हों चाहे वालिदैन हों, वो बच्चों के ऊपर शफ़क़त भी करें। आपकी तरफ वापस आते हैं सर, टैक्स रेवेन्यू और कॉर्पोरेट की तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? सर, टैक्स की तरफ और कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, बेसिकली मैंने जो तालीम हासिल की और मैंने जो प्रैक्टिकली आर्टिकल्स वगैरह की वो मैंने इसी शोबे में की। अकाउंटेंसी से रेलिवेंट मेरी तालीम थी। फिर जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उसके अंदर ऑडिट भी था, टैक्स ऑडिट्स भी थे, कॉर्पोरेट भी था। मुल्तान के अंदर कॉर्पोरेट थोड़ा कम है, यानी कि कंपनीज कम हैं। अगर कुछ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एग्जिस्ट भी करती हैं तो उसके हेड ऑफिस लाहौर या इस्लामाबाद, कराची के अंदर, ठीक है। मुल्तान एक छोटे पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इंडस्ट्रियल स्टेट भी छोटा है और यहाँ के जो समझ लें कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी उस लेवल की प्रोडक्शन नहीं करते, यानी कि उस लेवल का बिजनेस नहीं करते जिसे आप कहें जी बहुत अच्छी इंडस्ट्री, जिसे हम इंडस्ट्री का वर्ड इस्तेमाल करें। मैं माजरत के साथ मुल्तान के अंदर इंडस्ट्री का वर्ड इंडस्ट्री के लिए इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो इंडस्ट्री नहीं, वो बेसिकली कारखाने हैं जिसमें वन मैन शो चल रहा है, जिसके अंदर एक ही बंदा सेल को भी देखता है, परचेज को भी देखता है, प्रोक्योरमेंट्स को भी देखता है, स्टाफ सैलरीज को भी देखता है, फंड्स के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को भी देखता है।
तो इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होता, सेग्रीगेशन ऑफ द जॉब्स होती है, बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब्स होती हैं। अगर हम माजी की बात करें, जब आपने अपने करियर का आगाज शुरू किया तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मैंने जो तालीम हासिल की है अकाउंटेंसी के लिहाज से, शेख महबूब एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे शेख साहब हैं, वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, पायनियर फाइनेंस कॉलेज के। वहाँ से हमने पीफा भी किया, देन वहीं से सीए के अंदर भी हम आए। फिर आर्टिकल्स के लिए मैंने आशिक आमिर स्टार एंड कंपनी ज्वाइन की और वहाँ पर मैंने अपनी आर्टिकल्स कंप्लीट की। 2016 के अंदर मेरी आर्टिकल्स कंप्लीट हुई और उसके बाद जो है मैंने फिर, मेरे पास ऑप्शंस थी कि मैं बाहर भी जा सकता था, मुझे इनवाइटेड भी किया गया। मेरे पास दूसरी ऑप्शंस ये भी थी कि मैं किसी अच्छी इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब कर लूँ। इवन कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझे अच्छा बूस्ट भी किया, मुझे प्रेफर भी किया, लेकिन मेरी अपनी इंटेंशन कंसल्टेंसी की तरफ थी और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस। कभी बाहर की सियासत में आपने हिस्सा लिया? जी, बाहर की सियासत में मैं 2020 से ऑनवर्ड, बल्कि आप समझ लें कि 16 से ही ऑनवर्ड, जब मैं कंसल्टेंसी में आया, अपनी प्रैक्टिकल अपनी मैंने पर्सनल कंसल्टेंसी स्टार्ट की, तो उससे पहले भी कुछ दोस्त अहबाब थे जो मुल्तान टैक्स बार के अंदर अपनी यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। उनसे नुमाया थे। जी, नुमाया थे और किसी न किसी समझ लें कि पोजीशन के ऊपर थे, एग्जीक्यूटिव बॉडी की किसी न किसी पोजीशन पे थे। और उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे 2 दफ़ा फाइनेंस सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार होने का भी एजाज दिया। कौन कौन से सन सर? सर ये एक 2017-18 के अंदर था और उसके बाद ये 20-22 के अंदर था जी। तो उसके बाद मैं अभी रिसेंटली पिछले साल 2025-26 के अंदर जनरल सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार भी रहा हूँ। खादिम हुसैन साहब के दौर? खादिम हुसैन साहब से पहले, खादिम हुसैन साहब अब हैं जी। नहीं, वो प्रेसिडेंट थे? नहीं, वो उससे पहले वो दूसरी बॉडी के अंदर थे। तो हमारी अपनी जो रिकॉग्नाइज पीटीबीए की पाकिस्तान टैक्स बार से जो हमारी थी एग्जीक्यूटिव बॉडी में, उसके अंदर जनरल सेक्रेटरी था और बड़ा अच्छा टेन्योर हमारा गुजरा। बड़ा क्या मंशूर पे लेकर हाजिर थे आप? जी, क्या मंशूरात थे आपके पास? सर मंशूर तो देखें, हमारा टैक्स बार का जो फॉरम होता है उसका मंशूर हमेशा यही होता है कि टैक्स पेयर को किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ रिलीफ दी दिया जाए, ठीक है। और टैक्स कंसल्टेंट को जो ग्रीवेंस हैं टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स, जी, या तो उसके लिए लाइसेंस अडॉप्ट किया जाए जी, उसके लिए कोई बेहतर तरीकाकार अडॉप्ट किया जाए, और जो ग्रीवेंस वगैरह या जो भी किसी भी किस्म के इख्तलाफात हैं एज पर लॉ उसको सॉर्ट आउट किया जाए। आप सीनियर टैक्स एडवाइजर हैं, आपके नजदीक आपके साथियों के चंद बड़े और अहम मसाइल क्या हैं? सर मुख्तलिफ सालों के अंदर टैक्स पेयर को मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले रिफंड्स के मामलात हुआ करते थे, मैनुअल रिफंड्स थे, फिर वो ऑनलाइन सिस्टम्स पर आए। अभी भी रिफंड्स के हवाले से टैक्स पेयर हमारे सर्विसेज से नाला ही रहता है कि सर आपने अप्लाई भी किया है और उसके बाद अभी तक वो स्ट्रीमलाइन के अंदर है, फिर कमिश्नर अप्रूवल्स अगर आगे डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया तो बोर्ड उसको जो है आपको रिफंड अलाउ नहीं कर रहा। फिर आप एफटीओ की तरफ जी, जो है ना रुजू करते हैं, एफटीओ के ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद भी फिर दोबारा से डिपार्टमेंट्स की समझ लें कि डिले टैक्टिक्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफंड्स नहीं होते। अब ये एक छोटी सी जो है ना प्रोसेस होता है, लेकिन टैक्स पेयर समझता है कि जी मैं यहाँ पर टैक्स पेयर टैक्स कंसल्टेंट से जब मैंने कह दिया और मैंने फाइल पुट अप कर दी है, डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो फौरी तौर पर विद इन अ वीक और विद इन अ फॉरनाइट जो है ना वो मुझे रिफंड मिल जाए। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, 6-6 महीने भी लग जाते हैं, बाद दफा साल भी लग जाते हैं। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है? नहीं सर, मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा हमेशा उस पार्टी की तरफ झुकाव रहेगा जो कि पाकिस्तान के मफाद के लिए बेहतर तरीके से। आम इंतखाबात के मौके पर आप किसको सपोर्ट करते हैं? वोट सर, किसको देते हैं? मैंने अर्ज किया ना, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर मंशूर लेकर आएगा, जी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी खानदान की हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आई हो, किसी भी सूबे की हो, किसी भी जगह से वो आई है, लेकिन मंशूर अच्छा होना चाहिए। आपकी आला खदमात को मद्देनजर रखते हुए कभी आपको हुकूमती सतह पर कोई पेशकश हुई सरकारी ओहदे की? नहीं, सरकारी ओहदे की तो कोई पेशकश भी नहीं हुई और मैं सरकारी ओहदे के लिए जो है ना मेरी अपनी इंटेंशंस भी नहीं है।
मैं एक कंसल्टेंसी फर्म चला रहा हूँ और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखता हूँ। सर आप अपने इंडिपेंडेंट खदमात अंजाम दे रहे हैं, आपके इदारे का नाम क्या है और इसका ढांचा क्या है? मेरा जो कंपनी का नाम है वो तो रिजवान एंड एसोसिएट्स है जी। और बेसिकली टैक्स कंसल्टेंसी जो है ना ये फर्म प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी क्योंकि हमारा ताल्लुक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के उस पर भी है, तो हम एज ए ऑडिटर और एडवाइजर भी काम करते हैं। लेकिन मेन थीम होता है टैक्स का, तो लोग ज़्यादातर टैक्स के नोटिस वगैरह की वजह से परेशान होते हैं, तो हम उसी की बेस, लेकिन कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो, एनटीएन हो, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो, इवन के आपकी पार्टनरशिप डीड की रजिस्ट्रेशन हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट आपके ट्रेडमार्क्स हो, तो ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं जो कि बिजनेस से रेलिवेंट हो, सिविल के या फौजदारी के मामला से हटकर जो बिजनेस से रेलिवेंट जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो इंशाल्लाह फिर ये फर्म प्रोवाइड। क्या आपके नजदीक सीनियर टैक्स एडवाइजर जितने भी हैं आज भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर मुश्किलात का सामना अगर हम टैक्स पेयर का वर्ड इस्तेमाल करें, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, उनको हमेशा रहता है। हमेशा इसलिए रहता है कि चीजें तब्दील होती रहती हैं, मॉडिफाई होती रहती हैं, उनमें इन्हांसमेंट होती रहती है, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता रहता है। एक चीज हमने रिटर्न को गो थ्रू किया पिछले 2 साल के अंदर, उसके ऊपर हमने ग्रिप हासिल की, चीजों का पता चला कि कहाँ पर किस चीज को किस तरीके से बेहतर तरीके से जो है ना उसमें लिखा जाएगा, उससे अगले साल में वो फॉर्म चेंज हो जाता है। जब फॉर्म चेंज होगा, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, उसको डाटा सबमिट करने के लिए भी मुश्किलात उसमें आती हैं। बाज दफा जो फॉर्म आपने तैयार किया वो भी पीछे किसी आईटी डेवलपर्स ने किया है, तो उनको टैक्स की इतनी हवनो नहीं होती, वहां सिवाय के लिंक्स लगा देना कि इस चीज को ऐसे फॉर्मुलेट कर दें, इस चीज को यहाँ पर लिंक लगा दें, लेकिन उसके बैक के ऊपर लिटिगेशन क्या कह रही है, कानून क्या कह रहा है, उसका आंसर किस तरीके से आना चाहिए, उस चीज से वो थोड़ा सा दूर होते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात आती हैं, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस में भी मुश्किलात आती हैं। हर दफा फॉर्म को अपडेट कर कर उसको समझना, उसमें डाटा का इनपुट करना, रिकॉर्ड करना, उसके अंदर भी मुश्किल आता है। यूनुस गाजी साहब की सरबराही में बार की क़यादत तमाम मेंबरान के मसाइल हकीकी तौर पर सर अंजाम देने में मुसरफ अमल है। गाजी साहब हमारे सीनियर हैं, उस्ताद का दर्जा रखते हैं, हमने बड़ी उनसे हमेशा जो है ना सीखा भी है और सीख रहे हैं। वो चाहे गाजी साहब हों या कोई भी सीनियर हो, हमेशा हमारी यही समझ लें कि हम सीखतर हैं, सीखने वालों के अंदर है, स्टूडेंट्स हैं। गाजी साहब का एक अपना एक्सपीरियंस है और रेलिवेंट प्रोफेशनल से है, अच्छे गाइड भी करते हैं, अच्छी उनकी पीआर भी है, पुराने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड है, कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर इंडिविजुअल तक तमाम लेवल्स की टैक्सेशंस को देखते हैं। और बार भी ऐसे ही होनी चाहिए जिसके अंदर प्रोफेशनल्स वो हों जो कि बाकायदा टैक्स से रेलिवेंट काम कर रहे हों। बार का मकसद मेंबरशिप का बढ़ा देना, जो ऐसे अफराद को लेके आना जिसकी जो कि टैक्स की हवनो नहीं रखते या जो प्रॉपर तरीके से टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो मेंबर्स की इंक्रीज हो जाना ये बार के लिए कोई खुशाइन बात नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल हों जो कि कानून को समझते हैं, प्रैक्टिकली तौर पर ऑफिसेज मेंटेन करके क्लाइंट्स को, टैक्स पेयर को, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को जो है ना टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे कंसल्टेंट हमें चाहिए। आपके ख्याल में टैक्स का हाल आम आदमी की आजमाइश हर हफ्ते बार बार फ्यूल कीमत में, महंगाई कीमत में सामने आ जाता है, हल क्या है? सर देखें, जो बुनियादी टैक्स पेयर देखें आपको टैक्स उस बेस पर देना चाहता है या उस ख्वाहिश के ऊपर आपको दे रहा है कि आप या सरकार हमें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें इसके नेमुल बदल कोई भी मुनासिब रिफॉर्म्स देगी, हमारी सेहत का ख्याल करेगी, हम जो पैसे टैक्स की मद में जमा करवाते हैं उससे हमारे बच्चों की तालीमी जो मुश्किलात हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, या जो मेडिकल से रेलिवेंट है उसके अंदर इन चीजों को इन्वेस्ट करके इन चीजों को हमें दोबारा से रिटर्न मिलेगा। आपके ख्याल में टैक्स टैक्स चोरी जो किस शुबे में हो रही है? तो देखिए, टैक्स चोरी आप ये नहीं कह सकते कि
फला इदारे में हो रही है, फला इदारे में हो रही है। टैक्स चोरी हमने तो सवाल किया है कि किस शोबे में हो रही है, इदारे की बात ही नहीं की है। नहीं, शोबे से ही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। शोबा देखें कौन है, एक टैक्स पेयर है, उसी ने टैक्स देना है। अब वो शोबा अगर आप कहें कि जी वो बिजनेस पर्सन है, तो बिजनेस की लिमिट आपकी एक छोटे से खोखे से शुरू होके या ऐसे दुकानदार से शुरू होके जिसका एनटीएन बना हुआ है, वहां से लेकर एक लिस्टेड कंपनी तक ये सारा बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो टैक्स कहते हैं हमने हमारा जो जबरदस्ती कट गया है विद होल्डिंग की मद में, उसी की हद तक हमारे गोशवारे तैयार किए जाएं, हमारा तो इतना बनता भी नहीं है, हमारा तो इतनी बचत भी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह के भी बिजनेसेस हैं जिसके ऊपर बाकी टैक्स इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, या उसकी जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो उतनी नहीं है जिसके ऊपर टैक्सेशन होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन और डिडक्शन ऑफ टैक्स। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी टैक्सेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जमरे में कट गई है। उसने बिजली का बिल जमा करवाया, टैक्स कट गया। उसने मोबाइल रीलोड करवाया, उसका टैक्स कट गया। उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, एडवांस टैक्स उसका कट गया। उसने किसी कंपनी से माल खरीदा है 236 GOH का, उसके अंदर टैक्स कट गया। तो टैक्स कहीं ना कहीं कट रहा है। देखने में आ रहा है सर कि आजकल टैक्स कंसल्टेंट की खिदमत पर सवालिया निशान, टैक्स पेयर को बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। FBI टैक्स पेयर को बार बार नोटिस जारी कर देता है और उन्हीं को चलाता रहता है। नए टैक्स पेयर क्यों ईजाद नहीं करता? सर, मैंने देखें जिस तरह से आपसे अर्ज की ना कि हमारा जो टैक्स पेयर है वो इस चीज का ख्वाहिशमंद है कि जो टैक्स मैं गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाऊंगा उसके रिवर्टल में मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। रिलीफ चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी मिले। मेरी अगर सेहत का इशू हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे उसके अंदर बेनिफिट प्रोवाइड करे। जैसे आपके इंटरनेशनल कंट्रीज, दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर सेहत का, इंश्योरेंस का, बच्चों की तालीम का, अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके फादर या मदर में से कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वहां के बच्चों को बकायदा वजीफा दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पे टैक्स पेयर भी उसी चीज का मतलाशी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। सारा का सारा टैक्स का पैसा जो है वो समझ लें कि ऐसे लोगों के हाथों में जा रहा है, उनकी जेबों में खर्च हो रहा है। आप समझ लें, एयाशी समझ लें, या ये समझ लें कि गैर कानूनी तरीके से उसको इकट्ठा करके किसी और जगह पर लेके जाया जा रहा है। आपके तजुर्बात की रोशनी में नए टैक्स पेयर कैसे पैदा किया जाए? देखिए, नया टैक्स पेयर, मैंने आपसे इंटरव्यू के दरमियान में मुसलसल यही बात की है कि हमारा जो टैक्स पेयर है वो इस चीज का मतलाशी है कि मुझे टैक्स की अदायगी करने के बाद किसी ना किसी किस्म के फवाइद मिले। आप क्या समझते हैं, फाइलर और नॉन फाइलर में कोई फर्क पाया जाता है? सर, बिल्कुल होना चाहिए। गधे घोड़ों को अलग अलग होना चाहिए। मेरे नजरिए में जिस बंदे की, मेरी अपनी जो तजवीज है वो ये है कि जो बंदा कम से कम 2 साल से बाकायदा तौर पर अपने गोशवारे जमा करवा रहा है, टैक्स पे कर रहा है, उसको फाइलर का स्टेटस दिया जाए। यहाँ पर बदकिस्मती से होता क्या है कि जब आपको मुझे किसी भी किस्म की जायदाद की खरीदो फरोख्त, गाड़ी लेना हो या किसी भी और मद में जहां पर मुझे फाइलर होने से मेरे टैक्स की शरह कम हो सकती हो या मुझे बचत हो सकती हो, मैं उस वक्त फौरी तौर पे फाइलर होने देता हूँ। लेकिन उसके बाद जो है मैं दोबारा से नॉन फाइलर बन जाता हूँ। पाकिस्तान डिजिटल की तरफ रवा दवा, FBI का एक शोबा है कॉर्पोरेट, वो भी रवा दवा है। कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है, चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता। नए टैक्स पेयर कैसे पैदा किए जाए? सर, कॉर्पोरेट सेक्टर जहां पर अपना रेवेन्यू जनरेट करता है वहां पर वो टैक्स भी देता है। हमारा जो टैक्स पेयर है सर, खास तौर पे अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, वो सिर्फ टैक्स पेयर नहीं है, वो विद होल्डिंग एजेंट भी है। हमारा कॉर्पोरेट का जो टैक्स पेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या MBR की मद में उनको टैक्स कलेक्ट करके उनको दे रहा है, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर का अपना काम नहीं है। एक बंदे ने बिजनेस करना है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को देखेगा, अपनी प्रोडक्शन को देखेगा, अपनी सेल को देखेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टैक्स किसी से लेना था तो FBR को चाहिए अपने एजेंट्स इंक्रीज करें, अपने ऑफिशियल्स को इंक्रीज करें, उसके ऊपर सिक्योरिटी करें, ऑडिट करें, देखें कि किसका कितना टैक्स बनता है।
कॉर्पोरेट सेक्टर बदकिस्मती से गवर्नमेंट का भी काम कर रहा है एफबीआर का। जब भी माल खरीदता है, पेमेंट करने से पहले टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवाता है। और जुल्म की इंतहा देखें, अगर ये टैक्स काट के जमा नहीं करवाता तो उल्टा कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर टैक्स चार्जेबिलिटी लग जाती है कि आपने टैक्स भी नहीं जमा करा, अब वो टैक्स आप जमा करवाएं। क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पर अमल दरामद जारी है? जी बिल्कुल, अभी तक 2001 का जो ऑर्डिनेंस है वही चल रहा है। उसके अंदर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं हर साल के अंदर। जैसे ये लास्ट बजट आपका आया है, सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल लॉ है आपका वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ही है, वही अभी तक चल रहा है, बेस वही। शोबा ऑडिट हो या रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन शॉर्टफॉल जिम्मेदार कौन? सर देखें, प्रॉपर तरीके से जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगी ना तो आप किसी ना किसी को जिम्मेदार तो ठहराएंगे। एफबीआर अपने हद तक टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकी, ऑडिट नहीं कर सकी, एफबीआर कसूरवार है। विद होल्डिंग एजेंट प्रॉपर तरीके से विद होल्डिंग नहीं कर सका। पाकिस्तान, ईरान और बांग्लादेश से टैक्स कलेक्शन में सबसे आगे, रकम कहाँ खर्च की जाए? सर टैक्स कलेक्शन नो डाउट होती है, ठीक है, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ। आप एक पिन से लेकर एक ट्रैवलिंग जो है ना वो भी लेते हैं, लेकिन आप उसमें ये देखें आप हर जगह पर टैक्स जमा करवा, टैक्स कलेक्शन हो रही है, उसका इस्तेमाल वो नहीं हो रहा। जो चीज जहां पर इंप्लीमेंट होनी चाहिए कहाँ पाई जा रही है? सर देखिए, खामियां कलेक्शन से लेकर उसकी इन्वेस्टमेंट तक हर जगह पर है। कहीं ना कहीं पर कलेक्शन 10 रुपए होनी थी, 7 रुपए हुई, ये भी एक नाअहली है, इसके अंदर भी हमारी कमजोरी है। एक जगह पर 10 रुपए लगाने थे, वहां पे 15 रुपए लग गए, ये भी नाअहली है। इसमें इदारों की नाअहली है कि आपने 10 रुपए का काम 15 रुपए में किया, और ये भी नाअहली है कि आपने 10 रुपए कलेक्ट क्या आप समझते हैं इस हवाले से, क्या आप समझते हैं कि एफबीआर का मुकम्मल ढांचा करप्शन में मुलविस है? नहीं सर, आप पूरे के पूरे इदारे को, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, बड़े इदारों से लेकर छोटे इदारों तक, पूरे के पूरे इदारे को आप करप्ट या गलत नहीं कह सकते। इदारे का वजूद उस वक्त आता है, उस वक्त वजूद में वो आता है जब किसी चीज की जरूरत पेश होती है, ठीक है। अब उसके अंदर 20 लोगों का अगर उस इदारे के अंदर आपने तश्कील दी है तो 20 के 20 गलत नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इदारा अपनी 100% परफॉर्मेंस ना दे रहा हो। अब परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आपने जाहिर सी बात है एसओपीज रूल्स डेवलप करने होते हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है। पाकिस्तान के इदारों के अंदर हर इदारे का कोई ना कोई रूल, कानून, एक्ट, एसओपीज बने हुए हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। फिर अफसरशाही, जाहिर सी बात है, इंसान है, इंसान की एक फितरत है, अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर रखी है। जैसे जैसे आपको तरक्की मिलती जाती है, अफसरशाही एक जज्बा पैदा होता रहता है। कुछ लोग उस चीज को पॉजिटिवली भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिवली भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो इदारे चेक एंड बैलेंस के लिए बनाए गए हैं, उनको चाहिए कि तमाम इदारों को करप्शन खत्म करते हुए फाल कैसे बनाए? सर अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, और हमें सिर्फ पाकिस्तान की करप्शन नजर आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर के ममालिक के अंदर करप्शन नहीं होती। बाहर के अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर के वुज़रा को भी आप अक्सर देखते हैं, न्यूज़ के ऊपर सुनते हैं कि फला फला कंट्रीज के वुज़रा जो है चोरी के अंदर या फ्रॉड के अंदर मुलविस पाए गए हैं, और उनको कानूनी तौर पर सजाए मौत भी दी गई है, या उनको चीन के। सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम जिन चीजों को देखते हैं मुशाहिदतन, जो चीज आंख से नजर आती है, उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्ट हमारे दिमाग में आता है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, लोगों को अपनी आंखों से देखते हैं, हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है, या पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ करप्शन है। ऐसा नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर है। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ के कानून और वहाँ के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज थोड़े सख्त हैं, सजाएं सख्त हैं। यहाँ पर रिश्वतखोर मजीद रिश्वत देकर अपने आप को साफ करके कानून से बालादर हो जाता है। आपके ख्याल में अगर एफबीआर का मुकम्मल ढांचा सियासी और सिफारशी कल्चर से पाक हो जाए तो एफबीआर प्रमोट हो सकता है?
नहीं, एफबीआर के अंदर सियासत का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता जिसे आप ये कहें कि जी सियासी लोगों की वजह से ये बजट आया या एफबीआर चल रहा है, ऐसी बात नहीं। फिर तो किसी एमएनए एमपीएस को या किसी सरकारी अफसर को किसी किस्म का नोटिस ही ना जाए। हमने तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे जो पाकिस्तान के इदारे हैं जो कि सिक्योरिटी से रेलिवेंट है, उनको भी नोटिस जाता है। वो रेवेन्यू जनरेटेड एक डिपार्टमेंट है, एफबीआर बेसिकली एक रेवेन्यू जनरेटेड डिपार्टमेंट है, उसका सियासत से किसी किस्म का लेन देन नहीं। वहां पर ये चीज बिला तकफीक जो है ना देखी जाती है कि एक बंदे के असासे बढ़ रहे हैं। क्या आपको इदारे आजाद नजर आते हैं? सर, इदारे आजाद अगर आप ये कहें कि जी वो सियासी तौर पर आजाद हैं, मुख्तलिफ इदारों का ना मुख्तलिफ तरीकाकार होता है। कुछ इदारे ऐसे हैं जिसके ऊपर सियासी इन्फ्लुएंस आता है, कुछ इदारे ऐसे हैं जिसके ऊपर सियासी इन्फ्लुएंस नहीं आता। नए माली साल का बजट 2026 तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहा। तारीखें तब्दील होती रही। 10 जून, 12 जून, फिर 15 जून को बजट पेश किया गया। ये पॉलिसी मेकर्स के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे या IMF के तर्जुमान पर? सर, इसके अंदर ना ओवरऑल बहुत सारे मामलात की इन्फ्लुएंस थी। इसमें जो दुनिया के अंदर हमारे क्राइसिस चल रहे हैं, वॉर्स चल रही हैं, उसकी वजह से भी ये डिले हुआ है कुछ। अच्छा, उसकी वजह से जाहिर सी बात है जब आपके अपर लेवल की जो अथॉरिटीज हैं। सर, अजान हो रही है। जी जी, मैं वो इसलिए देखना चाहता हूँ। तो सर, नए माली साल के बजट पे बात हो रही है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? सर, बजट हमेशा से जो पाकिस्तान के लिए आया है, अवाम के लिए आया है, उसे अवाम दुश्मन ही कहा गया है। बजट पेश किया बजट जब भी पेश हुआ है, हम जब छोटे थे या प्रॉपर सर, हम जब छोटे होते थे एक बजट पेश किया जाता था। जी जी, आजकल तो हर हफ्ते बजट पेश किया जा रहा है। उसकी वजह सर ये है कि रैपिडली ना चीजों के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आजकल ये फ्यूल प्राइसेस का इशू चल रहा है। कुछ अरसे पहले आप देखें तो शुगर माफिया का स्कैंडल चल रहा था, ठीक है। उससे पहले हम जाए तो वो सीमेंट्स वगैरह का और इस तरह के मामलात का चल रहा था। स्कैंडल चलते ही रहते हैं। तो वो उसको एक वक्त के अंदर मुतय्यन कर देना कि इसके ऊपर ये कानून इंप्लीमेंट होगा, ये रेट होगा, लेकिन फिर पता चलता था कि ये कानून पूरा साल इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, इसके अंदर फौरी तौर पर तब्दीली। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने नए माली साल के बजट में छोटे दुकानदार, रिटेलर के हवाले से एक स्कीम लॉन्च की गई जी है, जी जिसमें 25,000 रुपये सालाना फिक्स किए गए। जी। छोटे दुकानदार बड़े ही दबाव का शिकार है। आप क्या समझते हैं ये स्कीम लॉन्च जो की है, ये कामयाब होगी या नाकाम? सर देखें, जब हम बात करते हैं कि 25,000 की अदायगी करके रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद जितना भी टर्नओवर होगा उसका 1% आपने पे करना है। राइट। सर, ये शर्त ना जब हम किसी छोटे तबके, छोटे भी नहीं बल्कि छोटे से थोड़ा सा बड़े तबके के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं भाईजान हम 25,000 रुपये सालाना किस चीज का दें? हमारा तो बस जो बिजली में कट गया, जो मोबाइल में कट गया, जो पेट्रोल में कट गया, यहाँ तक कि माचिस की एक खरीदारी पर हमें हमारी तो बचत बस ना होने के बराबर है। तो आप जो ओपिनियन, जो ऑप्शन अपनी दे रहे हैं बजट के अंदर कि जी 25,000 रुपये दें और उसके बाद आप ऑडिट से और फलानी चीज से इस्तिस्ना आपको हो जाएगी और हम आपको एफबीआर नहीं छिड़ेगा, तो ऐसी बात भी नहीं है। एफबीआर ने वहां पर भी एक शर्त रखी हुई है, हिडन समझ लेंगे, एक जिसके ऊपर लोगों की ज्यादा तवज्जो नहीं गई, कि अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगेगा कि आपने किसी किस्म का फ्रॉड किया है तो फिर आपकी ऑडिट और स्क्रूटिनी हो सकती है। तो डिपार्टमेंट को तो हमेशा ही लगता है जी कि टैक्स पेयर चोर है, पुलिस को तो हमेशा ही लगता है कि मुजरिम है। तो ये कैसे आप मुतय्यन करेंगे कि ये फला टैक्स पेयर जो है ये टैक्स चोरी कर रहा है या इसने टैक्स चोरी नहीं की? दूसरी बात, यहाँ पर लोग जल्दी से 5,000 रुपये टैक्स नहीं देते जी। आप 25,000 में सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और फिर आप नाम ले रहे हैं छोटे तबके के कारोबार जी। छोटा तबका आप हटा दें और मिडल में भी लिया है ना, उसके अंदर भी ये लोग अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लोग उसके अंदर भी विलिंग नहीं होंगे। उन्होंने कहना है कि
रिजवान साहब जितना हमारा टैक्स कट चुका है ना विद होल्डिंग्स की मद में, ज्यादा करें 15-20 हजार रुपए जमा करवा दें, ये हम रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म दें और फलाना करें, फिर भी इस चीज के अंदर तसल्ली नहीं है कि ऑडिट खुलेगा। बिजनेस कम्युनिटी की बेतहाशा तहफ्फुज़ात पाई जा रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या खिदमत है? सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली टैक्स पेयर को एफबीआर या डिपार्टमेंट्स के साथ लाइजन करने के लिए बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती से चैम्बर ऑफ मुल्तान की बात करें, मैं बाकी चैम्बर्स की बात नहीं करता, सिर्फ चैम्बर ऑफ मुल्तान जो मेरा होम टाउन के अंदर है, वहां पर क्लाइंट की, टैक्स पेयर की, बिजनेस पर्सन्स की उस तरीके से सुनवाई नहीं होती जिस तरीके से वो चाह रहे हैं। हम जब मीटिंग्स के अंदर, चैम्बर्स की मीटिंग्स में जाते हैं तो वहां पर बेशुमार लोग इम्पोर्ट, सेल टैक्स, रिफंड्स, इनकम टैक्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेस एंड टैक्सेस, हर किस्म की वो वहां पर शिकायत लेके आए। बिल्कुल ठीक है। और चैम्बर उसमें से किसी हद तक शायद वो कोशिश करता है, लेकिन उसकी बस वहां पर हो जाती है जब डिपार्टमेंट कहते हैं कि ये तो कानून है। क्या आपकी नज़र में इदारों के सरबराह आज़ाद अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से खामियां पैदा होती हैं? सर इदारों के सरबराहान किस तरीके से आप आज़ाद करेंगे जब उसके ऊपर एक लॉ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। आप ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी खरीदने पर एक्साइज या ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, तो एक कानून बना हुआ है जी। सरबराहान या उसके जो डायरेक्टर्स हैं किस तरीके से आपको रियायत देते हैं? हाँ, पहले आप कानून को आसान करें, आप टैक्स के रेट्स को आसान करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेस आसान करें, आपकी कलेक्शन भी अच्छी हो जाएगी। तो दौरान समझी यूनिट तबाही के किनारे पर खड़ी है, रियल एस्टेट को प्रमोट करने की वजूहत क्या है? सर देखें, हमारी जितनी भी सनतें थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी या खत्म होने के दहाने पे खड़ी है। आप अभी ये मुजफ्फरगढ़ के एरियाज में देखें, कितनी इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो गई जी बिल्कुल। मुल्तान इंडस्ट्री स्टेट के अंदर आप देखें, जो इंडस्ट्रीज प्रॉपर चल रही थी वो आज खत्म हो गई, उनके बाहर बोर्ड अवेजा है, एक किराए के लिए जगह खाली है। ये वजूहात क्या है? ये वजूहात सिर्फ टैक्स की वजह से नहीं हो रहा है, ये इन्फ्लेशन की वजह से भी हो रहा है, रॉ मटेरियल की दस्तयाबी ना होने की वजह से भी हो रहा है। ठीक है, जो चीज आपने एक्सपोर्ट करके 2 अच्छे पैसे कमाने हैं और उसके अंदर जब आपको फैसिलिटेशन नहीं मिलेंगी, ये उसकी वजह से भी हो रहा है। आप सिर्फ टैक्स के ऊपर जोर नहीं दे सकते कि ये टैक्स की वजह से कंपनी, टैक्स भी इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन जब आपने अपना माल अच्छे दामों में बाहर भेजना है और आपको बेहतर ज़राए ना मिले, तब भी आपका कारोबार डिस्टर्ब। पाकिस्तान तमाम वसाइल से माला माल, मसाइल में उलझा के रखा हुआ है, क्यों? सर देखिए, ये तो इदारे और जो लोग पाकिस्तान की तरक्की से खाइफ हैं या पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो है ना हाइल हैं, रुकावट जो डालते हैं, उनका तो समझ लें कि मोटिव ही यही है कि हम पाकिस्तान को, हाँ इसके अंदर ये ज़रूर है कि अल्लाह पाक जो है ना हम सबको इस तरह के काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। पाकिस्तान में टैक्स सबसे ज़्यादा अवाम और तनख्वाहदार तबका अदा करती चली आई है। तो बजट के मौके पर अवाम की नज़रें और तनख्वाहदार तबके की नज़रें बजट पर होती हैं, महत्वपूर्ण किरदार अदा किया जाता है बजट के मौके पर, क्यों? सर देखें, ये अक्सर सुनने में आया कि तनख्वाहदार तबके की ही टैक्सेशन होती है, ज्यादा होती है। आप अगर ये देखें ना, जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, सिर्फ उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों की विद होल्डिंग होती है, डिडक्शंस होती हैं। वो इदारे, वो दुकानें, वो कारोबारी हजरात जो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, क्या वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों पे से टैक्स काटते हैं? नहीं काटते। लेकिन जो इंडस्ट्री, जो कारोबार करने वाला बंदा है, वो बिजली के बिल पर वापडा को टैक्स लाजमी देता है। जी बिल्कुल। और कोई कारोबार ऐसा नहीं है जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नजर नहीं आएगा। तो ये कहना कि जी कारोबारी तबके वाले टैक्स कम देते हैं और सैलरीड पर्सन ज्यादा देता है, तो ऐसी बात मेरी नजर में ये बात सही नहीं है। सिर्फ वो इदारे जहां पर मुलाजमीन काम कर रहे हैं और उनका एम्प्लॉयर विद होल्डिंग एजेंट है, उनकी तनख्वाहें तो कट जाती हैं। इदारों में खामियों के हवाले से बातें सब करते हैं, अजाला करने को कोई तैयार नहीं होता, क्यों? सर अजाला किसने करना है? देखें,
इदारों ने, सरकार ने। हम्म, टैक्स पेयर ने अजाला अपना क्या करना है, जी या तो टैक्स कम जमा करवा के करना है या टैक्स ना जमा करवा के करना है। ठीक है, सुनने को ऐसे भी मिलता है कि जी हम तो पाकिस्तान में रहते हैं जहां पर दूसरे टैक्स पेयर टैक्स नहीं देते, या जिस नौयत का टैक्स वो देते हैं हम भी उतना जमा करवा देते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बड़ा मुआशी बहरान क्या है? सर देखें, हमारे अपने वसाइल को सही तरीके से यूटिलाइज ना करना, ये सबसे बड़ा हमारा जो मुआशी अलमिया है। जिसकी वजह से हमारी मईशत कभी भी स्टेबल ना हो सकी, अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पर हम ना पहुंच सके। एक चीज आपके पास अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे ज़खायर दी है, जी बिल्कुल, आपने उसको लीज पर रेंट आउट कर दिया है दूसरे इदारों को या दूसरे ममालिक को आपने दे बिल्कुल। दिया है। ठीक है, यही वसाइल जब आप पाकिस्तान के अवाम के लिए इस्तेमाल करते, एक चीज आप बना रहे हैं फिर बाहर भेज रहे हैं, फिर बाहर से री इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसी को चीजों को आप डबल रेट के ऊपर जो है ना दोबारा से बना रहे हैं। गंदम यहाँ से जाती है बाहर जाती है, बाहर से फिर वापस आती है, ट्रेन की आपने गंदम की मिसाल देखी है। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें, कॉटन है यहाँ से बाहर जाता है रिफर्बिश होकर, फिर वो वहां से यान वगैरह या कपड़ा बन के आता है वहां से। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी और मुल्की हुक्मरान, रियासत या सरकार एक पिच पर आकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए समझौता क्यों नहीं करते सर? सर उनको इस चीज से ना किसी किस्म का ना गर्ज नहीं है। जिस बंदे को, जिस बच्चे को घर के अंदर खाना तैयार मिल जाए, जी पंखा भी लगा हुआ हो, एसी भी लगा हुआ हो, गाड़ी भी अवेलेबल हो, वो जल्दी से काम नहीं करेगा। जी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारी जो अपर एलिट जो हमारे वो लोग हैं, वो दफातर में बैठकर या बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले करने के माहिर हो चुके हैं। जी, उनको नहीं पता कि गरीब बंदे के लिए एक रोटी का हसूल कितना मुश्किल है। जी, आप असम्बली के अंदर जाकर देखें, मेंबरान्स के लिए जो वहां पर कैंटीन बनी हुई है, वहां पर रोटी और एक अच्छी आपने डिश लेनी हो तो वो मैक्सिमम आपको 100-150 रुपए की पड़ती है। जी, आप यही डिश यहाँ पर बाहर एक तंदूर से लेकर दिखाएं, बिल्कुल ऐसे ही। तो वहां के लोगों की परसेप्शन ये है कि हमें जो रोटी मिलती है ना, वही चीज पाकिस्तान के हर होटल से मिल जाती है। सर पाकिस्तान के मुआशी मसाइल, टैक्स कलेक्शन या बढ़ती हुई महंगाई? सर दोनों दोनों किस लिहाज से? सर टैक्स कलेक्ट होकर भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाना है, और जब कीमतें अफराते ज़र आपका इन्फ्लेशन जब आपका बढ़ता है तो लोगों की खरीदो फरोख्त की इस्तात कम हो जाती है। जब आपकी पावर ऑफ परचेजिंग ही कम होगी जी, और उस पर जो टैक्सेस कलेक्ट होने थे वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही नहीं जा रहे, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं? ये जो वफाकी बजट पेश किया गया है, आप क्या समझते कि IMF के तर्ज अमल पे पेश किया गया? सर हम देखें, अब आकर अगर हम ये बात करें कि IMF की बेस पर, तो इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई गलत बात है या कोई इस तरह की बात है कि हम इनकारी करें जी, क्योंकि हम इस वक्त गुलाम बन चुके हैं। हमने जिन लोगों से कर्जे लिए, जिन शराइत पर हमने कर्जे लिए, चाहे वो IMF से लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिए, हम उनके प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो उनके ऊपर जो मार्कअप था, हम अभी तक उसकी बोझ तले दबे, और अभी तक मेरे ख्याल में हम सिर्फ मार्कअप ही दे रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट्स तो शायद उधर ही खड़ी है। बिल्कुल ठीक है, तो रिटर्न ऑफ लोन का मकसद ये तो नहीं होता कि आप उसका सिर्फ मार्कअप पे करते जाएं। जब तक आप प्रिंसिपल अमाउंट्स की पेमेंट नहीं करेंगे, रीपेमेंट्स नहीं होंगी, आपकी मार्कअप्स वहीं पे खड़े हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी के तहत पाकिस्तान को जो इज्जत और मुकाम मिला है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अपने सिफारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में कामयाब होगा? सर मैं ना, मेरी इसके अंदर ना राय थोड़ी सी ना मुख्तलिफ है। ये दो वडेरों की लड़ाई हुई जी, वडेरे समझ लें या दिहाती समझ लें, वो एक दूसरे के पास चले गए जी, जिसकी ना कोई अपनी वक़्त थी ना वो थी और सिर्फ चले जाने की वजह से वो बंदा अपने आप को चौधरी समझ रहा है। और फिर कुछ अरसे के बाद अब मौजूदा इस वक्त आप देखें तो उसी चौधरी को गालियां पड़ रही हैं, और एक बंदा कहता है कि आप अपने घर के मामलात को पहले दुरुस्त करें, हम अपने मामलात देख लेंगे। जी बिल्कुल। तो वो चौधरीपन कहाँ गया? वो चौधरी की साथ चौधरी नहीं थी, वो एक गुब्बारा था
और वो फूट चुका। फूट सिर्फ एक अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि 2 बंदे उठ के इस नाम नेहाल चौधरी के पास आ गए थे, ये ज्यादा चौधरी बना, तो फिर उन्हीं ने पटका मारकर उसकी सारी चौधराहट निकाल दी। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पाकिस्तान ने एक अगर ह्यूमैनिटी की जी अगर कोई रकम की है, मिसाल रकम की है, मेहमान नवाजी की है, एज ए आर्बिट्रेटर की है, कोशिश की है उसने। और हमें जो हमारा दीन शरीयत जो हमें सिखाती है सुलह सफाई की और मोहब्बत करने की, वो वहां तक का जो मामलात हैं उसके अंदर तो पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन पाकिस्तान के होने से ऐसा हो सकता था, कुछ और ममालिक ऐसा नहीं कर सकते थे, ये खाम ख्याली है। अगर यही मामला चाइना के पास चले जाते तो मेरे ख्याल में किसी और किस्म के रिजल्ट्स नहीं कर रहे। जी बिल्कुल। यही चीज जो चौधरी पाकिस्तान को बनाया है, अगर आप इंग्लैंड की तरफ, यूरोप के दूसरे ममालिक की तरफ जाते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और निकल जाते। तो आपके तजुर्बात की रोशनी में मुल्क की तरक्की, मुल्क की मैशियत और कौम को खुशहाल कैसे बनाया जाए? सर, हर बंदा अपनी कंट्रीब्यूशन करे। जिसने टैक्स देना है वो टैक्स दे, जिसने बिजली का सही इस्तेमाल करके बिजली का बिल देना है वो सही तरीके से उसका बिल अदा करे। जिसने तो ये सारे काम तो अवाम कर रही है। सर, अवाम इसके अंदर डंडियां भी तो मार रही है ना। ये जो चोरी की वारदातें होती हैं, फैक्ट्री के अंदर गैर कानूनी तौर पर बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, जेरे जमीन पाइपलाइन जाकर जो है ना फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रही है, फोर्सेस कायम की गई, गैर मियारी अशिया का जो है ना जो फोर्सेस कायम की गई हैं, छापामार टीमें कायम की गई हैं हुकूमत से, पंजाब की तरफ से, जी, ये किस लिहाज से की गई है? सर देखें, अगर आप ये कहें कि पुलिस का इदारा बना दिया गया है और अब कोई चोर डकैत किसी किस्म के जराइम जो है ना वो अब नहीं होंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इदारे का होना इस चीज के लिए 100% ऑथेंटिकेट नहीं होता कि अब जुर्म खत्म हो जाए। चाहे वो FIA के हों, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हों, पुलिस के इदारे हों, साइबर क्राइम के इदारे हों, क्या इन इदारों के बाद जो इनसे रेलिवेंट जराइम थे वो खत्म हो गए? नहीं। हाँ, ये जराइम उस वक्त खत्म होंगे जब हर बंदा मुद्दुल वतनी के साथ अपनी कंट्रीब्यूशन, इस्लाहात की जरूरत है। क्या आपके ख्याल में हुकूमत की पॉलिसियां जो है आप उससे मुतमईन हैं? नहीं सर, मैं अगर बात करूं कि हुकूमत की तमाम पॉलिसी से हम खुश हैं तो ऐसी बात नहीं है। हम जिस भी इदारे में जाते हैं वहां पर हर आम शहरी को थोड़ा सा उसकी तजलील भी होती है, उसको डिले टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल इदारे करते हैं, उसके अंदर उसको परेशानी भी फेस करनी पड़ती है। आपको इंसाफ मिलते मिलते बाद दफा 20-20 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स के फैसलों को भी जो है ना फिर कुछ ये आपने बात छेड़ी है, तो इंसाफ की फराहमी के हवाले से रुकावटें कहाँ पेश आ जाती हैं जिसकी वजह से मुकदमात इल्तिबा का शिकार होते हैं? सर, इसमें ना इंसाफ देखें जब तक नहीं होगा जब तक इंसाफ करने वाला आजाद नहीं होगा। हमारी अदलिया, जुडिशरी, हमारे इदारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर मफलूज हो जाते हैं। गवर्नमेंट के प्रेशर्स की वजह से भी हो जाते हैं, इदारों की नाअहली की वजह से भी हो जाते हैं, कानून की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से भी हो जाते हैं, रिसोर्सेज के ना होने की वजह से भी हो जाते हैं। अब पुलिस वाला है, वो किसी जगह पर जाना चाहता है, उसके पास बाइक अवेलेबल नहीं है, जब तक थाने का डाला नहीं आएगा वो वहां पर नहीं जा सकता। रिसोर्सेज की भी कमी है, ऐसी बात नहीं है। लोग अच्छा काम करने वाले भी मौजूद हैं लेकिन फिर वसाइल अड़े आ जाते हैं। तो क्या आपको कानून की बालादस्ती और जमहूरियत नजर आती है? सर, होनी चाहिए जी। पाकिस्तान में जब इदारे आपके आज़ाद होंगे जी तो कानून की बालादस्ती हो। जी। आप आज़ाद नहीं हैं और आप ये कहें कि मैं कानून की बालादस्ती कर सकता हूं, चाहे आप सबसे हायर अथॉरिटी, हायर सीट पे भी बैठे हुए, आपके पास सारी पावर्स हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते जब तक आप आज़ाद हैं। क्या आपको रोशन पाकिस्तान नजर आता है? सर, रोशन पाकिस्तान मुझे बचपन से नजर आ रहा है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक रोशन ही रखे जी, और कल में जो और इंशाल्लाह ये रोशन ही रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक हम जैसे लोगों को जो है ना हिदायत दे।
और जो खामियां हैं, कोताहियां हैं, जो मुल्क की खिदमत हम कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, अल्लाह पाक हम सबको उसकी तौफीक दे। जन्नत नज़ीर कश्मीर के बारे में आपकी क्या राय है? सर, हर बंदे की ख्वाहिश है कि उस जन्नत को अपनी आंखों से दुनिया के अंदर देखे, लेकिन वहाँ के हालात, वहाँ के मसाइल, सियासी तौर पे, सरकारी तौर पे, फिर इंडो पाक की जो वॉर, कश्मीर में आम इंतखाबात से कबल एक्शन कमेटी के मुतालबात सामने आए कि पाकिस्तान से 12 सीटें ख़त्म की जाएं। आप क्या समझते हैं कि एक्शन कमेटी के मुतालबात जायज़ हैं या नाजायज़? सर देखें, वहाँ की आवाम को खुद मुख्तार होना चाहिए, वहाँ की आवाम की क्या राय है उसको मुकद्दम रखना चाहिए। मैं अपनी राय आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता फोर्सफुली, आप अपनी चीज़ें मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। वहाँ के कश्मीर जो है, कश्मीरी बंदा जो है, उसकी क्या परसेप्शंस हैं, उसकी क्या राय है, उसकी क्या डिमांड्स हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कवानीन को बनाया जाए। अगर वो चाहता है कि हमें सीट्स दी जाएं तो दी जाएं, अगर वो कहता है कि नहीं हमें एक अलग से जो है ना स्टेट्स के तौर पर जो है ना परफॉर्म करने, रावलाकोट का सानिया पूरी दुनिया के सामने है, आपकी इस बारे में क्या राय है? रावलाकोट का कौन सा सर? ये एक्शन कमेटी के मुतालबात के ये जो अभी फायरिंग वगैरह जो हुई सर, ये जुल्म हुआ मेरी नजर। और देखें, हर बंदा चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, आपको इंटरनेशनल लॉज और लोकल लॉज हमेशा ये देते हैं कि आप खुद मुख्तार हैं, अपनी राय का इजहार का आप जो है ना आज़ादा तौर पर जो है ना वो दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि जी वो राय दी जाए या वो हकूक फराहम किए जाए, वहाँ पर आकर जो है ना ये मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो है ना वो दरपेश हो जाते हैं, जिसकी वजह से आम शहरी जो है ना। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 20 जुलाई 2026 को बाग़ जिन्ना लाहौर में मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर्रहमान लोधी साहब फरमा रहे हैं और मेहमान खुसूसी साबिक चेयरमैन FBI जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे लिहाज से तो जो अवाम है उनकी राइट्स हैं कि उनको हर किस्म के हकूक़ हासिल हों, और जो आपका एनुअल आ रही है, सेरेमनी आ रही है, मेरी अपनी भी कोशिश होगी कि मैं भी आप लोगों को ज्वाइन करूं। खास करके जो कश्मीर के लोग हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर आए, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और पाकिस्तान उनसे है, कश्मीर हमसे है, ठीक है ना, तो एक ही मुल्क है और हम आप लोगों को भी वेलकम करते हैं, बाकी लोगों को भी वेलकम करते हैं कि इस सेरेमनी को ज्वाइन करें। और इसके अंदर बाग़ जिन्ना तो माशाल्लाह हम जब भी लाहौर गए हैं बाग़ जिन्ना ज़रूर जाते हैं, वहाँ पर एक अच्छा माहौल है, अच्छा तरीके से वहाँ पर अल्लाह पाक कंडक्ट करे आपका फंक्शन वगैरह जो भी है। और मेरी तमाम लोगों के लिए दुआएं भी हैं और खुलूस नीयत के साथ आप लोग आएँ, अल्लाह पाक आप सबको दे। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बड़ी नवाजिश। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।